अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके काना में एक खातून को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करके लाश को कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। अगले रोज़ पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया तो मालूम हुआ कि खातून जो थी उसने अपने भाई के कत्ल में शहादत देने के लिए जाना था और नामालूम मुल्ज़िमान ने उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस ने उनके शौहर यानी मकतूला के शौहर की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज कराया। हमारे नुमाइंदा जो काना में है उन्होंने ये सारे केस को इब्तिदा से लेकर आखिर तक यानी जब वो वकूआ हुआ वो मौके पे पहुंचे उसको वकूए को कवर किया। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खातून को किन लोगों ने कत्ल किया और उसके बाद हम बुरसा के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी कोई दुश्मनी वगैरह चली आ रही थी, क्योंकि जैसे मुकदमे में भी लिखा हुआ है कि खातून जो थी वो अपने भाई के केस की पैरवी कर रही थी। तो क्या ये उसी का शख्स आना है कि अपने भाई के केस की पैरवी करने पर मुल्ज़िमान को कत्ल किया? इनसे जानते हैं। जफर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि खातून कहाँ की रिहायशी थी, कहाँ पे कत्ल हुआ उनका, वो कहाँ जा रही थी, क्या आपको क्या स्टोरी पता चली क्योंकि आप मौके पे भी पहुंचे थे? उमर भाई, ये 15 तारीख की बात है, पिछले माह की। तकरीबन हमें 7:30 बजे इतला मिली कि सुबह 7:30 बजे इतला मिली कि पाड़ में थे कब्रिस्तान दरबार के पास एक डेड बॉडी खातून की पड़ी पाड़ में थे लाहौर में ये जगह? हाँ जी, ये बिल्कुल ये जहाँ हम खड़े इसके बिल्कुल साथ ही है, कोई 10 मिनट की ड्राइव पे, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ही है ये। पुराने काने के से जस्ट आगे कोई 1-1.5-2 मिनट के फासले पर। तो जब हम कब्रिस्तान गए तो वहाँ पर दरबार के बिल्कुल अहाते के साथ ही एक डेड बॉडी खातून की पड़ी थी जिसके सर में चोटें थी और उसकी चादर पड़ी हुई थी, मोबाइल पास पड़ा हुआ था और सर में काफ़ी गहरी चोटें थी। इसका मतलब वारदात नहीं हुई थी, ये तो वहाँ से पता चल गया कि अगर फ़ोन पड़ा हुआ था। हाँ जी, फ़ोन पड़ा हुआ था, मतलब है कि वारदात नहीं हुई खातून के साथ। उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची, फॉरेंसिक टीम भी पहुँची और जो मकतूला थी जुबैदा बीबी, इसके वर्सा भी वहाँ पहुँच गए। तो हमारी सबसे पहले तो पुलिस से बात हुई कि ये क्या सीन है अब तक। उन्होंने कहा कि अब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और मालूमात ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद वर्सा से हमारी बात हुई कि ये क्या हुआ। तो वर्सा का ये कहना था कि जुबैदा बीबी जो है ये पाड़ में थे के साथ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ रहती है। तो ये शाम को तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब पाड़ में थे कब्रिस्तान दरबार पे, चिराग जलाने आई थी। चिराग जलाने के बाद इन्होंने पाकपतन जाना था वर्सा के मुताबिक। पाकपतन के बाद अगले दिन इनके भाई कत्ल हुए थे, उसमें ये मकतूला जो थी वो गवाह थी, उन्होंने गवाही देनी थी। तो उनका ये कहना था कि हमारे जो है मेरे यानी कि मकतूला का भाई कत्ल हो चुका था और मकतूला के 2 भतीजे भी कत्ल हो चुके थे, कोई ख़ानदानी इनका आपस में कोई मसला था। तो उनका ये कहना था कि उस वक़्त के ये हमारे यानी कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमारे यानी कि मकतूला के मामू को कत्ल किया, हाँ जी, उन्होंने इन्हें कत्ल किया। इसका मतलब ये दुश्मनी का शख्स है? हाँ जी, दुश्मनी का। ये सारे आपस में अजीज़ हैं, करीबी अजीज़ हैं। तो नॉमिनेट भी उन्हीं लोगों को, बिल्कुल उन्हीं को किया है, जिसमें कि मकतूला का जो भाई 2019 में रायगढ़ में कत्ल हुआ था, जिसका 119/19 मुकदमा दर्ज है, उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। यानी मकतूला के भाई का पर्चा जो है वो रायगढ़ में दर्ज हुआ हुआ है और मकतूला का जो है वो पर्चा काने में दर्ज हुआ है उनके शोहर की मुद्दत। पकड़ा कोई मुल्जिम गया? अभी तक कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया। तमाम मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें कराई हुई हैं। पुलिस का ये कहना है कि जी जब जमानतें खारिज होंगी तो हम मुल्जिम पकड़ेंगे, लेकिन ताहाल पुलिस का जो है रवैया इसमें इंतहाई सुस्त है कि इतने बड़े यानी कि एक वाक़या जिसमें अब तक 4 बंदों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल साहब की हम गुफ्तगू सुन रहे थे। इसका मतलब है कि ये दुश्मनी चली आ रही है और दुश्मनी की बुनियाद पर ही इंतहाई बेदर्दी से जो मकतूला उनको कत्ल किया गया है। मकतूला के बुरसा इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कैसे ये दुश्मनी शुरू हुई, कौन लोग हैं और अभी क्या स्टेटस है और वो इंसाफ के असूल के लिए क्या दुआएं दे रही हैं, तमाम चीज़ें जानते हैं। लाहौर में यूँ लगता है जैसे जंगल का कानून होता जा रहा है। कोई भी अगर अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक खातून के भाई को कत्ल कर दिया गया और उन्होंने अपने भाई के केस में शहादती के तौर पे अदालत में पेश होना था, लेकिन मुल्ज़िमान ने मौका पाकर उनको बयान देने से 1 रोज़ कबल कत्ल कर दिया। खातून को क्यों कत्ल किया, ये सारा वाक़या कैसे शुरू हुआ
खातून के शौहर और उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस भाई के कत्ल में वो शहादत दी थी उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सारा कुछ जानेंगे कि लाहौर जैसे शहर में रह के इस तरह से मुलजमान उनके अजीज़ व अकारब को कत्ल कर रहे हैं, तो क्या उनको लगता है कि इंसाफ मिल सकेगा, और अब तक कितने मुलजमान को गिरफ़्तार किया जा सकता है इंसाफ के लिए, कहाँ कहाँ पे और किस किस दर पे जा चुके हैं, ये तमाम तफसीलात जिनसे जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਾਸਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇਠ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਹੇਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਬਰਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰੇਟਾ ਰੂਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਸੀ ਹੈਗੀ 109 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ 100 ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, 16 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਹੇਬ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਿਸ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਪੂਲੀ ਵਾਵਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਚਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਵਾਧੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਬੂਟੇ ਚ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਰੈਵਨ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਰੈਵਨ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਸ ਫੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ? ਜਾਣੇ ਆਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖਾਏ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖੂਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਹੈ। ਨਣਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਮਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੁਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇਬ ਨੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਅਸਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਰ। ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ 5-6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਜਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਲੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ? ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸੋ। ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। 7 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, 7:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਹੋਏ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਜਮ ਨੇ ਆਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਾੜਵੇਂ ਥੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਰਾਤ ਨੂੰ? ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗਈ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ? ਹਾਂ। ਆ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਈ। ਆ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਤਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 3 ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੂਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਚਾਹ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਕਰਾਏ? 15 ਦੀ ਕਰਵਾਤ, 16 ਦੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੈਂਦਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਉਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੂ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ। ਉਹਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤਰੀਕ ਤੇ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਏ ਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਫੜੀਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। उस दिन अम्मी ने मुझे नहीं बताया, बाबा फरीद का कहूँगी तो ये जाने नहीं देंगे मुझे। तो वो उसने बस ये कहा मैंने पहाड़ में थे पे जाना दरबार पे, तो चिराग जलाने हैं फिर आ जाऊँगी। मम्मी को उसने बताया मैंने आगे से बाबा फरीद जाना है। मैंने जब घंटा गुजरा या 2 घंटे मैंने पूछा मामी से भी अम्मी नहीं आई, इसने कहा भी उसने नहीं आना, बाबा फरीद जाना उसने कल आना है। वो तो घर से एक सूट भी लेके गई, उधर जाके उसने कोई नफल वगैरह पढ़ने या कपड़े बदलने पैसे लेके गई है। तो सुबह हमने रात रब्ता ही नहीं किया, छोटे भाई ने फ़ोन किया, अम्मी ने उठाया ही नहीं, उसने बताया नहीं भी मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया, वो सो गया। सुबह जब पता चला उधर वो झाड़ू फेरने वाला सफाई करने वाला आता है इधर दरबार पे, उसने देखा तो मर्डर हुआ है। उसने बताया गांव में किसी का नंबर था उसको कि जो आपकी इधर आती है माई, वो किसी ने कत्ल कर दिया उसको। फिर हम इधर से गए, जाकर देखा तो अम्मी उधर फोत हुई पड़ी थी। कैसे कत्ल किया था? फंदा वगैरह देख के? फंदा नहीं, उन्होंने ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा निकाला और उसके अंदर मुंह रख के ना, तो उसको ऊपर से दबा के उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, बहुत जुल्म करके ऊपर से डंडे मारते रहे इस जगह पे। तो उसके पास जो पैसे थे पर्स में, पर्स ले गए, वो सूट था जो वो भी ले गया कोई, उसको कत्ल करके, बस मोबाइल उसके पास रहने दिया। तो वो भाग गए। अब हमारी दुश्मनी उनसे बार बार वो धमकियाँ लगा रहे थे। भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया और फिर वो कत्लों का सिलसिला जारी है। क्यों आसान हो गया है, क्या वजह है? ये आसान इसलिए भी हो गया है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो मेंटल परवर्जन हो सकती है किसी भी शख्स के अंदर, जैसे हमने अभी पैथोलॉजी की। दूसरी बात है हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो शख्स इस तरह की हरकत करता है उसको टाइमली जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलती। जब नफसियाती तौर पे किसी जुर्म के करने वाले को टाइमली पनिशमेंट नहीं मिलती तो वो एक रीइंफोर्सर बन जाता है। वो एक तरह की उसके लिए फैसिलिटेटिव बिहेवियर होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। उसको पता है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे इसके ऊपर किसी ने पूछना नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न हमारा जो इनएफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस या जस्टिस डिलेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो मुलजिम अभी कत्लों की वारदातें कर रहा है, क्योंकि उसको अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है, इसको सजा नहीं मिली, उस चीज़ से इसकी हौसला शिकनी की बजाय हौसले बड़े हैं और वो ये करता जाए, तो ऐसा शख्स कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी देखिए, वो तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर उसकी साइकोपैथोलॉजी भी है, उसके अंदर कोई पैरानॉइड आइडिएशन भी है, ऊपर से उसको ये यकीन है कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, तो ही कैन गो टू एनी एंड। वो उस फैमिली के सारे लोगों को भी ख़त्म कर सकता है और ऐसे शख्स को टाइमली जो है सज़ा देना वो बहुत ज़रूरी है। ये आप बताइएगा, आपके तो इल्म में सारा, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई है? आप आपसी रिश्तेदारों में कैसे दुश्मनी शुरू होगी? कब, कितना अर्सा पहले ये शुरू हुआ? ये 2017 में ना, एक मेरे मामू का जो बेटा कत्ल हुआ था ना, सबसे पहले वो कत्ल हुआ था, उसको वो इश्तिहारी था ना डकैतियों में, और एक उसका पर्चा था 324 का, वो 6-7 उसके ना ऐसे FIR थी और उनमें इश्तिहारी था वो। उसके मुख्तलिफ थानों में उसके ना कागजात थे कि उसको पकड़ना है इश्तिहारी के। उसको रात को किसी ने कत्ल कर दिया है, वो शक की बुनियाद पर बहुत से लोगों को पकड़ा, उसको नहीं पता, फिर ठीक सबूत नहीं था, पुलिस ने बंदे छोड़ दिए, पकड़े भी हैं, छोड़ दिए। बाद में उन्होंने इस्तकासा कर दिया है अपने चाचू के ऊपर, भाई ने भाई के ऊपर इस्तकासा कर दिया। इस्तकासे से जब उसे पता चला भी ये बेगना था, इधर से बेगना हो जाएगा, उन्होंने उनको गोली मार दी है, मार दिया था। हाँ जी। मुलजमान ने मिलकर ना
मौके पर 7-8 बंदों ने उसको मारा है। ठीक है। उसके बाद जो पैरवाई ना मेरी मामी और मेरी वालदा पैरवाई कर रही थी, पैसे भी वही लगा रही थी, मामी के पास तो पैसे नहीं थे। अम्मी जो केस की सारी पैरवाई करती थी, अम्मी साथ जाते थे मामी के तरीक पे, इसको भी धमकियाँ लगाते पे अंगूठे लगाओ, हमने तो अपना बदला लिया है, सही। ये है वो है, आप हमारे पर केस क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्चा क्यों करवा रहे हैं। तो अब अम्मी के पीछे वो पहले भी 1-2 मरतबा उन्होंने हमला किया, तो 15 पे कॉल की है, बची है उनसे। किस तरह धमकियाँ लगा किया था पहले जो ये मशूक है, इसने कुल्हाड़ी लेकर, उसके भाई बेटे ने जुहेब ने पिस्तौल लेकर चक बूटा में किया हमला। कहाँ पे ये चक बूटा? रायमंड रोड के ऊपर गाँव है। अच्छा। तो उधर 15 पे इन्होंने कॉल की, पुलिस आई है, दोनों बाप बेटा को मौके पे पकड़ा ले गई है। 2-3 दिन उनको उधर बैठाई रखा, उन्होंने बाद में पैसे लिए पुलिस ने या किया जो भी किया है, उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने उनका पर्चा नहीं दिया। ठीक है। मौके पर पकड़ के ले गया, पिस्टल बरामद, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनको पूछा ही नहीं है चौंकी वालों ने। उसके बाद फिर वो आ गए, फिर उन सुबासल से चक बूटा ही जा रहे थे रिश्का पे बैठ के, मेरी वालदा और मेरी खाला। उधर जुहेब ने सरेआम सड़क के ऊपर पिस्टल निकाला और एक हवाई फायर किया, भी मैं आप सुबह तरीक पे आना, फिर आपको देख लूँगा। तो वो इतनी कहा कि वो भाग गया। तो अम्मी ने फिर उधर कॉल की है, तो पुलिस को बुलाया, इधर दरख्वास्त दी है, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने बार से मिला के पैसे दे दिए, पुलिस वालों ने पकड़ा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। ठीक है। अब उनका ना एक गांव में उनका अपना ही मसला था आपस में, फिर कब्जे का ज़मीन का जो हवेली की, उधर उनका एक बेटा मरा था, कत्ल हो गया एक और। वो जो भाई था उसका, ये वालदा कह रही थी जो करवाया इसने, फिर लड़े तो आप खुद वो मरे आपस में, कब्जे में जब जाएगा तो गोली चलेगी, मरेगा ही बंदा। अब वो कह रहे थे कि भी हम इस बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे इस औरत को। अम्मी को बार धमकियां लगा रहे थे, और गाँव में भी लोगों को कहते थे, अम्मी को हम घर से बाहर नहीं जाने देते। तो जब आपकी वालदा को धमकियां लगा रहे थे, आपने पुलिस को बताया? पुलिस तो करती कुछ नहीं है, पुलिस को बताते थे, पुलिस करती 2-3 मरतबा दरखास्त दी है, 3 मरतबा, पुलिस कुछ करती नहीं। अब तो हम खुद ही डर के घर में, अम्मी को बाहर जाने ही नहीं देते थे, भी आपको ऐसे कहीं मार ही ना दे आप जाएँ। तो उस दिन अम्मी ने मुझे नहीं बताया, बाबा फरीद का कहूँगी तो ये जाने नहीं देंगे मुझे। तो वो उसने बस ये कहा, मैंने पहाड़ में थे पे जाना दरबार पे, तो चिराग जलाने हैं, फिर आ जाऊँगी। मामी को उसने बताया मैंने आगे से बाबा फरीद जाना है। मैंने जब घंटा गुजरा या 2 घंटे, मैंने पूछा मामी से भी अम्मी नहीं आई, इसने कहा भी उसने नहीं आना, बाबा फरीद जाना, उसने कल आना है। वो तो घर से एक सूट भी लेके गई, उधर जाके उसने कोई नफल वगैरह पढ़ने या कपड़े बदलने पैसे लेके गई है। तो सुबह हमने रात रब्ता ही नहीं किया, छोटे भाई ने फ़ोन किया, अम्मी ने उठाया ही नहीं, उसने बताया नहीं भी मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया, वो सो गया। सुबह जब पता चला, उधर झाड़ू फेरने वाला, सफाई करने वाला आता है इधर दरबार पे, उसने देखा तो मर्डर हुआ है। उसने बताया गांव में किसी का नंबर था उसको, तो जो आपकी इधर आती है माई, वो किसी ने कत्ल कर दिया उसको। फिर हम इधर से गए, जाकर देखा तो अम्मी उधर फौत हुई पड़ी थी। कैसे कत्ल किया था? फंदा वगैरह देखकर? फंदा नहीं, उन्होंने ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा निकाला और उसके अंदर मुँह रख के ना, तो उसको ऊपर से दबा के उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, बहुत जुल्म करके, ऊपर से डंडे मारते रहे इस जगह पे। तो उसके पास जो पैसे थे पर्स में, पर्स ले गए, वो सूट था जो वो भी ले गया कोई, इसको कत्ल करके, बस मोबाइल उसके पास रहने दिया। तो वो भाग गए। अब हमारी दुश्मनी उनसे बार वो धमकियाँ लगा रहे थे। तो दुश्मनी की वजह तो कोई भी नहीं सामने आती, बंदा तो उनका किसी और ने मारा और आपके मामू पे पड़ गया, आपके मामू को उन्होंने कत्ल कर दिया, अब आपकी वालदा को कत्ल कर दिया है। तो वालदा को बार धमकियाँ वो लोग दे रहे थे, उनके अलावा और किसी तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बस ना गुस्सा किसी और का तो निकाल अम्मी पे रहे थे कि कमज़ोर पार्टी देख रहे थे, भी ये कमज़ोर है, ये इतने नहीं है। तो आपके दोनों, जैसे आपके वालिद भी बता रहे हैं, आपकी मामी भी बता रही हैं, आप लोगों के दोनों केसों में मुलजिम तो कोई एक भी नहीं पकड़ा गया। नहीं, उनमें तो फिर आप लोगों को तभी भी नुकसान हो सकता है, नुकसान का खर्चा तो आप लोगों का है। हाँ, मुलजमान ने ना पर्चा तो उनका है, लेकिन ना उनको पुलिस ने उनको ऊपर कुछ डाला ही नहीं, मतलब कि वो जाते हैं तरीक पे, 7 मुलजमान दूसरे भी जाते हैं, 8 है, और एक मुलजम जो वो अंदर, उसने कबाले जुल्म किया। अभी मैंने 10-12 फायर लगे हैं, वो सारे मिला के उन्होंने मारे थे उधर, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। अब वो मामू को, हाँ जी, अब वो एक बंदा कहता है मैंने कत्ल किया था, कभी कहता मेरा भाई मेरे साथ है और कोई नहीं है, ऐसे बातें करता है वो। तो पुलिस ने जो ना पहले भी वो केस ख़राब कर दिया सारा, तो अब भी पुलिस जो है ना उनकी ज़मानत ही नहीं कैंसिल करवा रहे। कभी कह रहे हमको ही पुलिस वाले हमको ही कह रहे हैं हम आपके DNA करवाएंगे, ये भी
हम उसके बेटे हैं, हमारी वालदा थी, हमारे डीएनए किस बात के। कभी कहता अपने नंबर तो हमने आपके नंबरों की लोकेशनें लेनी, फिर उनको मुलजमों की तरफ जाता ही नहीं है, वो घर में ही डाल रहा है। तो ये थाना तो आपको काना लगता है? हाँ जी, करना थाना तो कौन में। है तफ्तीशी वगैरह आपको? उधर सैफुल आया SI, तो न्याजी साहब वो ये वो को मुलजमों को पकड़ता ही नहीं, उनकी जमानत ही नहीं कैंसिल करवाता। कहता आप है क्या चाहते हैं? किस कहता तरह हमारे का पास इंसाफ सबूत ही नहीं, मैं किस सबूत पर बंदों को आप पकड़ूं? चाहते हैं क्या है? क्या कैसा इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ तो ये है कि उनके तफ्तीश हो, हक सच हो, जो हमारे मुलजम है उनको सजा मिले, जो कातिल हैं। और जो आप लोगों जब को उनको खतरा है उसके पकड़ेंगे- बारे में आपने आगाह किया? खतरे के बारे में हमने आगाह किया उसको, भी अब भी हमें खतरा धमके तो कह रहा है अभी अपनी हिफाजत खुद करो, अपनी हिफाजत करो। हिफाजत क्या, हम फिर घर में सारी जिंदगी बैठ रहेंगे, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, हम इधर क्या करेंगे, भूखे मरेंगे हम। सही। पुलिस या मुलजम पकड़ेगी नहीं, इंसाफ नहीं दिलाएगी, हम तो घर बैठे हैं उस दिन के, पता नहीं कैसे अपना घर का जो निज़ाम चला रहे हैं। तो काम करने के लिए बाहर ही डर के मारे जा रहे, महीना हो गया, पुलिस वाले अब कह रहे हैं अपनी हिफाजत खुद करो। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूलीन के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे। जिस केस को भी, कत्ल के केस को स्पेशली आप देखें, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे पुलिस का जिक्र ज़रूर आता है कि पुलिस जो मुलजिम पार्टी है उससे पैसे ले रही है या उसकी साइड ले रही है और मुद्दइयों को भाई यारो मददगार छोड़ा हुआ है। इनके 2 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं। खातून का शौहर कत्ल हो चुका है, जो बच्चे की आप गुफ्तगू सुने उसकी वालदा कत्ल हो चुकी है। मुलजिमान सरेआम अदालतों के बाहर उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे और तुम लोगों के भी जनाजे जो हैं वो उठेंगे। लेकिन पुलिस की बेहिसी देखें कि वो अभी तक किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़े और इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई बड़ा नुकसान जाए। आपने नुमाइंदे की भी गुफ्तगू सुनी, इनकी गुफ्तगू भी सुनी। तमाम जो है वो यही कहते हैं कि पुलिस का कसूर है कि पुलिस अब तक मुलजिमान को पकड़ने से कासिर है। भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया और फिर वो कत्लों का सिलसिला जारी है। क्यों आसान हो गया है, क्या वजह ये है? आसान इसलिए भी हो गया है, इसमें 2 चीज़ें, एक तो मेंटल परवर्जन हो सकती है किसी भी शख्स के अंदर, जैसे हमने अभी पैथोलॉजी की। दूसरी बात है हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो शख्स इस तरह की हरकत करता है उसको टाइमली जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलती। जब नफसियाती तौर पे किसी जुर्म के करने वाले को टाइमली पनिशमेंट नहीं मिलती तो वो एक रीइंफोर्सर बन जाता है। वो एक तरह की उसके लिए फैसिलिटेटिव बिहेवियर होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। उसको पता है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे इसके ऊपर किसी ने पूछना नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न हमारा जो इनएफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस या जस्टिस डिलेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो मुलजिम अभी कत्लों की वारदातें कर रहा है, क्योंकि इसको अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है, इसको सजा नहीं मिली, उस चीज़ से इसकी हौसला शिकनी की बजाय हौसले बढ़े हैं और वो ये करता जाए। तो ऐसा शख्स कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी देखिए, वो तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर उसकी साइकोपैथोलॉजी भी है, उसके अंदर कोई पैरानॉइड आइडिएशन भी है, ऊपर से उसको ये यकीन है कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, तो ही कैन गो टू एनी एंड। वो उस फैमिली के सारे लोगों को भी ख़त्म कर सकता है और ऐसे शख्स को टाइमली जो है सज़ा देना वो बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत से ऐसे केसेस किए हैं जिनके अंदर दुश्मनियों की वजह से मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया गया, लेकिन आज के प्रोग्राम में भी दुश्मनी तो नज़र आ रही है, लेकिन इस दुश्मनी की वजह ना तो कोई जायदाद अभी तक अपेरेंटली नज़र आई है, ना ही कोई ऐसा पसंद की शादी और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े नज़र आए हैं, बल्कि इसके अंदर शक की वजह से ये दुश्मनी जो स्टार्ट हुई है। पहले जब एक लड़का कत्ल हुआ तो मुलजमान की जानिब से ऐसी चीज़ें की गई कि उनको अपने ही ख़ानदान में एक शख्स के ऊपर शक हो गया, यानी अपने सगे चचा के ऊपर शक हो गया और उन्होंने शक की बुनियाद पे चचा को कत्ल कर दिया, जहां से ये दुश्मनी शुरू हो गई और अब तक 4 अफराद जो है इसके अंदर कत्ल हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि
बेशतर दुश्मनियाँ जो लाहौर में चली आ रही हैं वो कब्ज़ों की हैं, वो लड़ाई झगड़ों की हैं, वो कोई ना कोई ऐसी वजह है कि जिसके अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो थी वो मुलजमान ने रखी, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ शक है। और क्या वजह है कि ये दुश्मनी इतनी प्रोलॉन्ग होगी? डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, जैसे अभी मैंने इंटरव्यू में भी कहा, इसके अंदर तो सिर्फ शक की वजह से, यानी एक बंदा कत्ल हुआ और उसमें शक हुआ कि ये फलां यानी हमारे ही रिश्तेदार ने कत्ल किया, अगर उसको कत्ल कर दिया तो दुश्मनी शुरू हो गई। शक की बुनियाद पर इतने अफराद को कत्ल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखें, एक पैरानॉइड आइडिएशन का शख्स जो है वो हमने देखा है पास्ट में कि ये इस किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर लोगों ने पूरे रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग खड़े हैं उन सबको जो है वो कत्ल कर दिया। तो इस केस में आपने ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है कि इसमें कोई मोटिव एज सच नज़र नहीं आ रहा। तो जिस केस में मोटिव नहीं होता उसके अंदर जो शक जाता है वो साइकोपैथोलॉजी की तरफ जाता है कि कोई सिवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है। लेकिन उस पर भी हम अभी कमेंट उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पूरी केस स्टडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकल साइकोपैथिक टेंडेंसीज हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, क्योंकि इस केस में भी ऐसे लग रहा है कि कोई गिल्ट, कोई रिमोर्स नहीं है। अभी जैसे मेरी और आपकी पहले बात हो रही थी कि वो अभी भी चाह रहा है कि वो जो कोई नज़र आए मैं उसको ख़त्म कर दूँ। तो ये जो गिल्ट और रिमोर्स ना होना, एम्पैथी ना होना और कोल्ड ब्लडेड जो लोग इस तरह मर्डर कर देते हैं ब्रूटली, तो इन केसेस के अंदर साइकोपैथोलॉजी जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी ये बात की होगी और भी जो हमारे नफ्सियात हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि आज के दौर में सबसे आसान चीज़ जो अपेरेंटली ये जराइम की दुनिया में है वो किसी शख्स की जान लेना है। एक इंसानी जहन इस चीज़ के ऊपर किस तरह जिस्म को आमादा कर लेता है कि वो किसी की भी जान ले लेता है, और वो ख्वाह कितना ही करीबी रिश्तेदार ना हो। हमने बहुत से केसेस देखे जिसके अंदर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, इसके अंदर भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया और फिर वो कत्लों का सिलसिला जारी है। क्यों आसान हो गया है, क्या वजह है? ये आसान इसलिए भी हो गया है, इसमें दो चीज़ें, एक तो मेंटल परवर्जन हो सकती है किसी भी शख्स के अंदर, जैसे हमने अभी पैथोलॉजी की। दूसरी बात है हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो शख्स इस तरह की हरकत करता है उसको टाइमली जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलती। जब नफ्सियाती तौर पे किसी जुर्म के करने वाले को टाइमली पनिशमेंट नहीं मिलती तो वो एक रीइंफोर्सर बन जाता है। वो एक तरह की उसके लिए फैसिलिटेटिव बिहेवियर होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। उसको पता है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे इसके ऊपर किसी ने पूछना नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न हमारा जो इनएफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस या जस्टिस डिलेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो मुलजिम अभी कत्लों की वारदातें कर रहा है, क्योंकि इसको अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है, इसको सजा नहीं मिली, उस चीज़ से इसकी हौसला शिकनी की बजाय हौसले बड़े हैं और वो ये करता जाए, तो ऐसा शख्स कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी देखिए, वो तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर उसकी साइकोपैथोलॉजी भी है, उसके अंदर कोई पैरानॉइड आइडिएशन भी है, ऊपर से उसको ये यकीन है कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, तो ही कैन गो टू एनी एंड। वो उस फैमिली के सारे लोगों को भी ख़त्म कर सकता है। और ऐसे शख्स को टाइमली जो है सज़ा देना वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं और मेरा ख्याल में इस प्रोग्राम के जो ऊपर मैं ऑन एयर ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको देन एंड देयर ऐसे मुल्ज़मान को जो है वो एड्रेस करना चाहिए, उनको वहीं सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो एक रोल बन सके। जो दूसरा शख्स कभी करने की भी कोशिश करेगा तो उसके सामने होगा कि जी ये पकड़ा गया, मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ और मुझे भी सज़ा मिलेगी। अगर हम इन चीज़ों को टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे तो ये एक रीइंफोर्सर्स बन के इस किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं वो पूरे मुल्क में फैल जाएंगे और फैलते जा रहे हैं। आप देखें कि कितने प्रोग्राम्स आप लोग जुर्म अंजाम पे करते हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया जो चीज़ है, और लोग कोल्ड ब्लडेड जैसे आम इनके लिए मार देना किसी को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, कोई उनके अंदर डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। एग्रेशन की हदें ख़त्म है कि वो इतने एग्रेसिवली लोगों को ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं। ये जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है दुश्मनी का, अभी हाल ही में शायद आपने देखा हो कि एक मलिक मुबशर नामी शख्स को भी कत्ल कर दिया गया और वो दुश्मनी बड़ी पुरानी चली आ रही है, उसके अंदर दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं। तो वो भी मुलजिम ने तकरीबन 10-12 साल के बाद जैसी मौका मिला उसने अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया और अब वो उसको कहता है कि जी मेरे से गलती हो गई है। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ये सीरीज़, इस सीरीज़ को यानी ये जो कत्लों की सीरीज़ चलती है दुश्मनी की जद में, इसको ख़त्म करने का क्या तरीका हो सकता है? कैसे इंसानी जहन को कायल किया जाए कि दुश्मनी को ख़त्म करें
और देखें, ये इस तरह का माशरा जो कल्चरली प्रमोटेड फैक्टर्स होते हैं, हमारा ईगो जो है, जो जैसे कि ये ज़्यादातर उन माशरों में होता है जिनके अंदर डिस्पैरिटी होती है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है। तो ये सिलसिले जब शुरू होते हैं, चाहे वो ख़ानदान में, और अक्सर देखने में आया कि ये कोई आउट ऑफ जो है फैमिली लोग नहीं होते, ये विद इन फैमिली लड़ाई हो रही होती है ताए चचा के साथ, और ये जो सीरीज़ चलती हैं फिर ये इंटर जनरेशनल चलती हैं। ये नहीं कि एक जनरेशन पे ख़त्म हो गई, वो आगे से कल को जो आते हैं, और वो ये कि एक बदले की आग, जो कि एक नफ्सियाती एक होता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उसका जो, अगर कोई आपको हुकूमत नहीं हेल्प कर रही तो आप खुद ही उस चीज़ को जस्टिस लेने की कोशिश करते हो। फिर वही बात आ जाती है उमर कि हमारा जस्टिस सिस्टम अगर इस चीज़ों को एड्रेस करेगा तो लोग खुद से जस्टिस सिस्टम को हाथ में नहीं लेंगे और लोग कम क्रिमिनल बनेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर में जितने भी कत्ल दुश्मनियों के ऊपर होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई महरिकात होती हैं। इस केस के अंदर अभी महरिकात सामने नहीं आ रही, सिर्फ ये अब तक 4 अफराद जो कत्ल हो चुके हैं, और आखिरी कत्ल जिस खातून का हुआ जिनके फैमिली से आपको हमने मिलवाया, 40-45 साल उनकी उम्र थी, बच्चे जवान थे, और सिर्फ उनका कसूर यह था कि वो अपने भाई के कत्ल के केस में पैरवी कर रही थी, यानी वो उसके अंदर गवाह भी थी, शहादती भी थी, और मुलजिमान जो थे उनको धमकियां देते थे कि शहादत नहीं देनी। लेकिन हमारी पुलिस की पार्ट के ऊपर नाअहली की इंतहा देखें कि मुलजिमान उनको धमकियां दे रहे थे, उनको मना कर रहे थे शहादत देने से, और ये कह रहे थे कि सुलह सफाई कर ले, लेकिन वो नहीं मानी, और उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा पुलिस को बताया भी कि उनको जान का ख़तरा है, लेकिन पुलिस कुछ ना कर सकी और बिल आखिर उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब जबकि मज़ीद एक शख्स इस दुश्मनी में जान की बाजी हार गया, तो अभी भी मुलजिमान जो हैं वो उनके ख़ानदान को जो उनके केस की पैरवी कर रहे हैं, अब खातून के कत्ल की केस की पैरवी कर रहे हैं, उनको भी धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, मुआशरे को किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि ये दुश्मनियाँ जो है ये इख्तिताम पजीर हों और ये बेजा जो जानों का नुकसान होता है ये ना हो। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।